एक बार फिर से हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट पे आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज फिर ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये दूसरा क्लास है आज ज्योग्राफी का, यानी कि हमारा जो चल रहा था पिछली क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ कल यानी पिछली क्लास में मैंने देखा। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस भी मित्र ने उसे नहीं देखा है कृपया उसको पहले देखें लेक्चर फर्स्ट को, उसके बाद ही ये लेक्चर समझ में आएगा। अभी शुरुआती है तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं दोस्तों आपसे कहूँगा कि जो भी आज पढ़ाऊँगा बड़े अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपसे उनके जवाब चाहिए होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में कल मैंने चर्चा किया था पिछले लेक्चर में कि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं और भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने इसको भिन्न भिन्न तरह से बांटा हुआ है। जैसे कि हम बात करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि रासायनिक दृष्टि से वैज्ञानिक स्वेस महोदय ने इसे 3 भागों में बांटा था। जो सबसे ऊपर का पार्ट था उसको उन्होंने सियाल कहा था। इसके बाद दूसरा जो पार्ट था उसको सीमा बोला और नीचे के भाग को निफे बोला था, जिसमें दोस्तों बताया गया था कि सियाल मतलब सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसको सीमा मतलब सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तीसरा था निकिल और फेरस की अधिकता वाला क्षेत्र। इसके बाद इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस परत की मोटाई कितनी है, किसकी चौड़ाई कितनी है, कहां तक किसका घनत्व है। इसी के बाद दूसरा मैंने देखा था कि भूकंपीय आधार पर भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया था, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको मैंने कल चर्चा किया था। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की परतें, उसको मैंने 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 जो था उसको बोला गया था स्थल स्फीयर, या जिसको हमने बोला था स्थल स्फीयर या लिथोस्फीयर। दूसरा भाग था पाइरोस्फीयर और तीसरा भाग था बैरोस्फीयर। इस तरह से मैंने पृथ्वी की परतों को अन्य 3 भागों में बांटा था। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप में वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है जो सर्वमान्य है। चलिए पृथ्वी की परपट्टी या पृथ्वी की परतें वर्तमान मतों के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। सबसे पहले ऊपर जो भाग है उसको कहा गया भूपर्पटी। दूसरा भाग जो है उसको कहा गया मेंटल। तीसरा भाग क्रोड या कोर। दोस्तों अगर हम देखेंगे इस तरह से, अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो पृथ्वी की जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इसका एक भाग लें तो हम देखते हैं कि ऊपर का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी, और जो इसके बाद सेकेंड नंबर का जो गहराई में है इसको कहते हैं मेंटल, और तीसरा भाग ये है क्रोड। तो अगर हम देखें कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, इनकी वास्तव में क्या गहराई है, क्या द्रव्यमान है और क्या आयतन है, और इसमें
कैसे पी तरंगें एस तरंगें गति करती हैं। तो भूपर्पटी को पुनः दो भागों में बांटेंगे दोस्तों, जिसका कहेंगे ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी। इसी तरह से मेंटल के भी दो भाग करेंगे, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और इसी तरह से क्रोड के भी दो भाग किए गए हैं, ऊपरी क्रोड तथा अंदरी या निचला क्रोड। दोस्तों अगर हम देखें कि भूपर्पटी जो ऊपरी भूपर्पटी है उसकी गहराई कितनी है, तो ऊपरी भूपर्पटी की जो गहराई है वो करीब 10 से लेकर 25 किलोमीटर तक है। इसके बाद अगर निचली भूपर्पटी की चौड़ाई की बात करें, गहराई की बात करें, तो ये 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के आसपास है। इसी तरह ऊपरी मेंटल को अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि ऊपरी मेंटल का जो भाग है वो करीब 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के आसपास तक है। इसके बाद अगर निचले मेंटल को बात करें, वैज्ञानिकों ने इसको 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक बांटा हुआ है। इसी तरह दोस्तों क्रोड को भी गहराई के हिसाब से बांटा गया है। ऊपरी क्रोड की जो गहराई है वो करीब 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर है। वहीं निचली क्रोड की अगर बात करें तो इसकी गहराई 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर है। ये हो गई हमारी यानी कि परतों को गहराई के हिसाब से बांटना। अगर हम भूपर्पटी की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पाते हैं कि भूपर्पटी, तो अगर हम इसको बांटे भूपर्पटी को, तो दोस्तों देखते हैं कि 10 किलोमीटर यानी कि 0 से लेकर 10 तक तो हम कहते हैं कि अपसादी चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं। तो अगर इसको बांटेंगे तो 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर गहराई भूपर्पटी की सामान्यता है। लेकिन दोस्तों अगर अभी हम देखेंगे कि भूपर्पटी में कहीं महासागर होते हैं, तो उसी तरह से कहीं पे पर्वत पठार पहाड़ भी होते हैं। जहां पे पर्वत पठार पहाड़ होते हैं वहां पर इसकी गहराई जो है वो करीब 70 किलोमीटर तक हो जाती है। यानी कि भूपर्पटी की जो सामान्यता अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसकी गहराई है 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चौड़ाई कितनी है, तब फिर आप 5 किलोमीटर बताएंगे। यानी महासागरों के अगर नीचे की बात कर दी जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल जो है यानी भूपर्पटी के बाद मेंटल का पार्ट चालू हो जाता है। यानी कि हम कहें कि 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के आसपास जो गहराई है यानी जो चौड़ाई है वो मेंटल की आ जाती है। इसके बाद क्रोड की अगर हम बात करें तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 जो कि रेडियस है अर्थ की, ये भाग इतनी गहराई हो जाएगी क्रोड की। चलिए दोस्तों इसी आधार पर अब हम देखते हैं कि पृथ्वी में क्या घनत्व, किस जगह पे कितना घनत्व होता है। दोस्तों हमें पता है कि पृथ्वी का जो सामान्य घनत्व है या हम जिसको कहें औसत घनत्व है वो लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया लेक्चर में कि घनत्व होता क्या, यानी प्रति एकांक आयतन में पदार्थों की मात्रा, पदार्थ के अणुओं की जो मात्रा होती है उसको हम घनत्व कहते हैं, और जिसका ताप और दाब से प्रत्यक्ष संबंध होता है। आगे आइए डिस्कस करते हैं अब भिन्न भिन्न तरह से इनके घनत्व। अगर भूपर्पटी पे घनत्व की बात की जाए तो दोस्तों ये लगभग हमें याद करना है कि 2.8 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि भूपर्पटी की बात हो रही है कि इसमें 2.8 से लेकर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यह पृथ्वी की भूपर्पटी का, समस्त भूपर्पटी का क्या है, घनत्व है।
वहीं अगर हम दूसरी तरफ दोस्तों बात करें कि ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व लगभग कितना है, तो ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व है। और वहीं अगर पूछा जाए निचली भूपर्पटी का घनत्व कितना है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं पृथ्वी के, तो क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर के पदार्थ का दाब नीचे वाली परतों पर बढ़ता चला जाता है, और दाब बढ़ने से क्या होता है, घनत्व भी लगातार बढ़ता चला जाता है। इसलिए यहाँ पे ये 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास पहुंच जाता है, यानी पृथ्वी का घनत्व। वहीं हम दूसरी तरफ अगर बात करें कि मेंटल में अगर औसत रूप से आपसे घनत्व पूछा जाए तो ये करीब 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पूरे संपूर्ण मेंटल की अगर बात की जाए तो ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। याद रखना है दोस्तों, इसी पे बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आप बताना, ठीक है। अगर हम कहें कि क्वेश्चन आ जाए कि ऊपरी मेंटल का कितना है और निचली मेंटल का घनत्व कितना है, तो दोस्तों हमें याद रखना है कि ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो 4.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। यानी कि ऊपरी मेंटल का पार्ट है वो जो उसका घनत्व है 4.5 से लेकर 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं अगर हम निचले मेंटल की बात करें तो दोस्तों इसका जो घनत्व है 5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। अर्थात ऊपरी मेंटल का घनत्व पृथ्वी के निचली मेंटल के घनत्व से कम है, ठीक है। यानी कि जब ऊपरी कम है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऊपर आखिर क्यों कम है, नीचे क्यों ज्यादा है। इसका मेन कारण तो दबाव हो सकता है, दूसरा हो सकता है पदार्थों की प्रकृति, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकृति के पाए जाते हैं, जिनका अपना एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित घनत्व होता है, उस कारण वेरी करता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं आइए क्रोड की अगर हम बात करें तो क्रोड का जो औसत घनत्व होता है वो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा होता है। ये जो घनत्व होता है ये लगभग पहुंच जाता है 10 से लेकर 13 करीब 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि क्रोड का घनत्व पहुंच रहा है। यहाँ अगर हम बात करें कि ऊपरी क्रोड का घनत्व कितना है और निचली क्रोड का घनत्व कितना है, तो हम पाएंगे कि 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास ऊपरी क्रोड का घनत्व है, वहीं 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये लगभग ये इसके क्रोड के निचले भाग का घनत्व पाया जाता है। आइए दोस्तों, ये तो हुई घनत्व की बात, और हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी में भूकंपीय जो लहरें होती हैं वो घनत्व पर निर्भर करती हैं कि पदार्थ की क्या घनत्व है। अगर पदार्थ का घनत्व अधिक है अर्थात सॉलिड है, ज्यादा सॉलिड है, तो उनकी गति बढ़ जाती है। अगर पदार्थ का घनत्व कम है तो उनकी गति कम हो जाती है। और वो बताया था कि याद रखना है आपको कि यस तरंगें जो होती हैं सिर्फ सॉलिड अवस्था में चलती हैं, और वहीं पी तरंगें जो होती हैं वो सॉलिड और द्रव दोनों में गमन करती हैं। आइए आगे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। तो देख दोस्तों, अगर हम भूकंपीय लहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा गति उनकी वहां होगी जहां सबसे ज्यादा घनत्व है। लेकिन फिर भी कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी पे पी तरंगों की गति क्या है, क्रोड में पी तरंगों की गति क्या है, या एस तरंगों की गति क्या है। तो उसको अगर जानेंगे तो हम देखेंगे कि पी तरंगों की जो गति होती है वो ऊपरी भूपर्पटी पे करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि पी तरंगें पृथ्वी की भूपर्पटी पे या हम भूकंपीय तरंगें की बात करें, उनकी जो गति होती है भूपर्पटी के ऊपरी भाग में वो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास होती है। वहीं अगर हम निचले भूपर्पटी की बात करें, यहाँ पे बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं, घनत्व तो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, तो ये गति धीरे धीरे तरंगों की 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास पहुंच जाता है। वहीं अगर हम बात करें ऊपरी मेंटल में, अभी हम देखेंगे मेंटल पे अगर पी तरंगों की जो गति होगी वो करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास पहुंच जाती है,
और जैसे ही निचले मेंटल पे आते हैं, क्योंकि ऊपरी मेंटल अभी हम पढ़ेंगे ये द्रव अवस्था में या हम कह सकते हैं मैग्मा से बना हुआ है, और जब निचले मेंटल में पहुंचती हैं यही पी तरंगे, एस तरंगे या भूकंपीय लहरें, तो इनकी गति 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास पहुंच जाती है। और अगर हम बात करें आगे क्रोड पर पहुंचते पहुंचते इन तरंगों की गति और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे पदार्थ क्रोड में पाए जाते हैं जो भारी हैं, जैसे निकेल, फेरस। दूसरा, यहाँ पे दबाव भी ज्यादा है, दाब ज्यादा होने तथा ऐसे चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं जिस वजह से, भारी चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं जिस वजह से यहाँ पे घनत्व ज्यादा हो जाता है, और जब घनत्व ज्यादा होता है तो भूकंपीय लहरों की गति भी ज्यादा हो जाती है, जो कि करीब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा नीचे अंदर भाग में आते आते इनकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं कि पी या सेल कैसे तरंगें इसमें गति करती हैं, और ये सारी बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछेगा ऊपर भूपर्पटी की लंबाई कितनी है, निचली भूपर्पटी की लंबाई कैसी है, ये किस प्रकार की चट्टानों से बनी है भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी ग्रेनाइट सिलिका की अधिकता है, जबकि निचली अगर कहें यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। अगर ऊपरी मेंटल की बात करें तो यहाँ पे अभी हम बताएंगे मैग्मा है, लिक्विड अवस्था में है, तो वहां वो पाया जाता है बेसाल्टिक चट्टानें टाइप की जो पिघली हुई अवस्था है वो पाया जाता है। इस तरह से इसमें पूछा जा सकता है। दूसरा, इनका तरंगों का गति पूछी जा सकती है। तीसरी, उनकी ये घनत्व जो है उसको पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये सारा इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, इसको हमें याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए, समझने के लिए हम दूसरा तरीका करते हैं और चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समस्त पृथ्वी का अगर हम एक भाग काट लें, इस फिगर को बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर संपूर्ण पृथ्वी की एक भाग को हम इस तरह से ले और इसमें ऊपर का ये भाग, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे चोटी है और कहीं पे ये सागर है, और इस तरह से अगर हम बना दें तो काफी हद तक हमें ये चीज समझने में सहायक होगी कि यहाँ पृथ्वी की भूपर्पटी है और भूपर्पटी पे ये सागर है, और ये जो ऊपर की गहराई है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो गहराई है हम कह सकते हैं 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है और बहुत ध्यान से समझना है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा, और सागर है तो थोड़ा सा डीप कर देते हैं। यहाँ पे ये सागर है, मानते हैं कि यहाँ सागर है, और ये क्या है, पर्वत है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पर्वत है, और ये समतल भाग है पृथ्वी का, यानी ऊपरी सतह पर। तो अगर हम देखते हैं इस पूरे भाग को हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, सारे बिल्कुल समझ में आएगा। ये भूपर्पटी है जिस पर सागर भी हैं, महाद्वीप भी हैं, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, जिसकी गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे भूपर्पटी में ऊपर से नीचे तक आते हैं तो गहराई बढ़ती जाती है, दबाव बढ़ता जाता है, तो घनत्व भी बढ़ता जाता है। दूसरी बात, ऊपर के भाग में यानी महाद्वीपीय भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों, वो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि नीचे के भाग में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाएंगी। तो अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, यानी उनके घनत्व के हिसाब से, यानी कि घनत्व के हिसाब से अगर हम भूपर्पटी को दो भागों में बांटें, जिसको हम ऊपर वाले भाग को कहें ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, यहां पे अगर हम देखें कि यहां पर कौन सी चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें स्वभाव से अम्लीय होती हैं, तो महाद्वीपों की प्रकृति जो होगी वो भी अम्लीय होगी। दूसरा, यहाँ पे सिलिका तथा एल्युमिनियम बहुत ज्यादा पाया जाएगा। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो देखिए ये वायुमंडल के बिल्कुल संपर्क में है, तो यहाँ पे जो पाया जाता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है।
O2 पाई जाती है। यानी कि भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन। अभी जब पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लोहा है वो पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे आ जाइए, ये वाला जो भाग है ये निचली भूपर्पटी कहलाता है। इसमें बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो स्वभाव से कैसी होती हैं, क्षारीय होती हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि महासागरों की तलहटी कैसी होती है या किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है, तो आप बताएंगे कि महासागरों की जो तलहटी होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है और ये बेसाल्टिक प्रकार की होती है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि महासागरों की तलहटी में भूपर्पटी की चौड़ाई कितनी है या गहराई कितनी है। तो दोस्तों याद करिए क्वेश्चन यही से बनेगा, यानी कि भूपर्पटी कहां पे, महासागरों के नीचे इसकी चौड़ाई लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय भाग में, याद करिए दोस्तों, महाद्वीपीय भाग में इसकी जो गहराई होगी वो करीब 30 किलोमीटर होगी। और वहीं अगर कहीं पर्वत पठार पहाड़ हैं, जैसे कि यहां से अगर लें भूपर्पटी की ये चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी, ये 65 से लेकर 70 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक और महाद्वीपीय भाग में इसकी गहराई 30 किलोमीटर के आसपास, जबकि पर्वत पठारों के ऊंचाई के आधार पर इसकी गहराई जो हो जाती है 65 से 70 किलोमीटर तक हो जाती है। देखते हैं कि जब यहाँ पे ये चट्टानें और पदार्थ परिवर्तित हुए, बदले, तो इनका घनत्व बदल गया। जब घनत्व बदल गया दोस्तों तो P तथा S तरंगें यानी भूकंपीय लहरें जो हैं उनकी भी गति बदल जाती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले सबसे कम घनत्व कहां पे है, यहाँ भूपर्पटी के ऊपरी भाग में। तो यहाँ पे P तरंगों की जो गति अभी मैंने बताया था वो आपको करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास है। वहीं जब ये तरंगें क्या करती हैं, बेसाल्टिक भाग में आती हैं या पहुंचती हैं तो इनकी गति लगभग 7 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास पहुंच जाती है। तो देखते हैं कि दोस्तों यहाँ 6 से 7 पहुंचने में यानी कि इनकी गति चेंज होती है। गति क्यों चेंज हुई, क्योंकि यहाँ उपस्थित पदार्थों के घनत्व में परिवर्तन आ गया। जब पदार्थों के घनत्व में परिवर्तन आ गया तो इनकी गति प्रभावित हो गई। घनत्व में परिवर्तन से गति प्रभावित होने से यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये इसको 2 भागों में बांट देता है। इसको हम कहते हैं, ये क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी जो है लहरों की वो यहाँ पे टूट जाती है, 6 से 7 के आसपास पहुंच जाती है। जब कंटिन्यूटी टूट जाती है तो इसीलिए इसको एक असंबद्धता कहा गया, जिसका नाम है कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड या कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है किसके बीच में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद अब ये मेंटल वाला भाग आ जाता है। मेंटल वाले भाग की अगर हम बात करें तो इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक है। और इस मेंटल वाले भाग को भी घनत्व के आधार पर, पदार्थों की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। यह है मेंटल। जब ऊपर वाला मेंटल जो है इसमें अधिकतर जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें एक क्षेत्र बनता है जिसकी गहराई लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर होती है। 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक जो ये क्षेत्र है, यानी कि भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी के नीचे 100 से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसी को हम जोन ऑफ लो वेलोसिटी बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे लिक्विड अवस्था होने के कारण यहाँ पे इन घनत्व एकदम कम हो जाता है, और जब घनत्व कम हो जाता है तो भूकंपीय लहरों की गति अचानक कम हो जाती है। इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन बोला जाता है। देखिए मेंटल के ऊपरी भाग में जो ये भाग है, यहाँ पे इनकी गति क्या होती,
भूकंपीय लहरों की। अभी हमने देखा बेसाल्टिक यानी कि भूपर्पटी के निचले भाग में इनकी गति है 7 किलोमीटर पर सेकंड, और जैसे ही ये इस भाग में उतरेगी इनकी गति जो होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने से ये करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड पहुंच जाती है। यानी दोस्तों ध्यान रखिए क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले ऊपर 6 किलोमीटर, फिर उसके बाद ये कोनार्ड असंबद्धता से यानी भूपर्पटी के निचले भाग में इनकी गति 7 किलोमीटर पर सेकेंड, और जैसे ही ये मेंटल में प्रवेश करती हैं और मेंटल के ऊपरी भाग में जो गति है इन तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड पहुंच जाती है। लेकिन जब ये तरंगें इस क्षेत्र में पहुंचती हैं 100 से 200 किलोमीटर वाले भाग में, तो इनकी गति पुनः चेंज हो जाती है और ये लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के घनत्व चेंज हुआ तो इनकी गति क्या हो गई? कम हो गई, इसीलिए इसको लो वेलोसिटी जोन बोला जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम होकर 7.8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास इन लहरों की गति पहुंच गई है। दूसरी बात दोस्तों हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? यहां देखिए ये जो भूपर्पटी है 0 से लेकर 30, यहां पर गति थी 7 किलोमीटर, और उसके नीचे ये जैसे ही मेंटल चालू होता है, क्योंकि यहां अवस्था चेंज हुई, तो इसको जो अलग करता है ये जो अलग करता है भूपर्पटी और मेंटल को, तो यहां पे भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मुहु असंबद्धता। किसके बीच में? भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे फिर ये तरंगें इस वाले भाग में आती हैं, यानी कि 200 किलोमीटर के आगे पहुंचती हैं, तो इनकी गति फिर से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 8.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास पहुंच जाती है। इस तरह से यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ वाला जो भाग है ये द्रव के साथ सॉलिड भी है, जहां मैग्मा तथा लावा है। इस वाले भाग को ही एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है, यानी मेंटल के ऊपरी भाग को ही एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन सुनते जाइएगा, बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एस्थेनोस्फीयर किस मंडल को कहते हैं। तो ये मेंटल का जो ऊपरी मेंटल भाग है इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। दोस्तों ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ज्वालामुखी जो आते हैं उनका उद्भव पृथ्वी के किस भाग से होता है, तो वो भी याद रखिए कि वो कहां से होता है? ऊपरी मेंटल या एस्थेनोस्फीयर। इसी भाग से ही क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्भव होता है। ज्वालामुखी यहीं से निकलते हैं और यही मैग्मा लावा भूपर्पटी की सतह पर आ जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। दूसरी बात यहां से ये भी ध्यान रखिए कि जब ज्वालामुखी यहां से आते हैं और यहाँ पे लावा भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये लावा पिघला हुआ लावा है, इसमें बहुत से रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व पृथ्वी के अंदर? रेडियो एक्टिव तत्व। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ऐसे बहुत से रेडियो एक्टिव तत्व। दोस्तों बताएंगे रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व बताइए आप लोग जरा क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं बताइए जरा। दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा ये किरणें होती हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं तथा ऐसे पदार्थों का विघटन होता रहता है, यानी ये पदार्थ धीरे धीरे घटते चले जाते हैं और अपनी मात्रा का जो प्रारंभिक मात्रा होती है उससे कम होते चले जाते हैं और अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के बराबर होता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इनको अभी हम बाद में पढ़ लेंगे कि अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन होती हैं और इससे संबंधित अर्धआयु क्या होता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? विस्थापित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और इनके विखंडन से, किरणें निकलने से क्या होता है कि अपार ऊर्जा निकलती है। जो हमारे रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर वगैरह, इनमें भी रेडियो एक्टिव तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा को उत्सर्जित किया जाता है। तो जब
परमाणु रिएक्टरों में छोटी सी मात्रा डालकर इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। तो अगर वो जब पृथ्वी के अंदर ढेर सारा पदार्थ उपस्थित है रेडियो एक्टिव, और जब वो आपस में एक्सप्लोसिव होता है, फूटता है, जलता है, तो अपार ऊर्जा निकलती है और यही पृथ्वी के अंदर ताप वृद्धि में सहायक है। यानी पृथ्वी के अंदर का जो ताप मेंटेन बना रहता है वो कैसे बना रहता है, इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत से रेडियो एक्टिव तत्व हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्व जो स्थित हैं उनमें बड़ा तेजी से विस्फोट होता है कभी कभी, और जब विस्फोट होता है, जैसे परमाणु बम क्या है, ये रेडियो एक्टिव तत्वों से बना हुआ है। हाइड्रोजन बम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों से तो नहीं बना है, लेकिन हाँ जिस तरीके से ये बना होता है उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे उसमें विस्फोट होता है उसी तरीके से इसमें भी विस्फोट होते रहते हैं। और जब विस्फोट होते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी की कभी कभी भूपर्पटी जहां पे पतली होती है वो टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो क्या होता है कि वहां दरार पड़ जाती है, भ्रंश भी पड़ जाती है, और कभी कभी जब पूरा जगह खाली हो जाता है तो वहां से क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलने लगता है, गैस जलवाष्प बाहर निकलने लगती है, गैसें बाहर निकलने लगती, तो वो ज्वालामुखी का रूप भी ले लेती। यानी ज्वालामुखी आने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि एस्थेनोस्फीयर वगैरह में या पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव पदार्थ जो समय समय पर विकसित होता रहता, और जब ये पदार्थ विकसित होता रहता, ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है और ये द्रव अवस्था में है, तो क्या होता है कि ये यहां से इस तरह से ऊपर की ओर तरंगें उठती रहती हैं, और उठने के बाद एक तरफ से उठती हैं और पृथ्वी की भूपर्पटी से टकराकर फिर वापस लौट आती हैं और एक ये सर्कल बनाती हैं दोनों तरफ। ये जो तरंगे हैं, ये जो लहरें हैं, इन्हीं को भूतापीय संवहनी ऊर्जा तरंगे कहते हैं। भूतापीय यानी संवहनी ऊर्जा तरंगे। ये तरंगे कभी कभी क्या करती हैं, दो प्लेटों को, अभी बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कि भूपर्पटी जो है कई विशेष प्रकार के प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। जब ये गति करेगी एक अदर साइड में और दूसरी संवहनी तरंग गति करेगी अदर साइड में, तो पृथ्वी की भूपर्पटी के तनाव आता है, टेंशन आता है, तो कभी कभी वो टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो ज्वालामुखी भी आ सकता है, दर्रे हो सकते हैं, घाटी बन सकती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये जरूर याद रखिएगा कि संवहनी तापीय लहरें तरंगें किस भाग में चलती हैं, मेंटल के ऊपरी भाग में, एस्थेनोस्फीयर में चलती हैं, भूकंप भी यहीं से निकलते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा कि चलिए आगे देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं, ये गहराई है करीब 700 किलोमीटर, यानी कि 30 से लेकर 700 किलोमीटर का भाग जो है ऊपरी मेंटल, और 700 से ये नीचे का जो भाग है 2900, इसको हम कहते हैं निचला मेंटल। यहाँ पे जो है ये ठोस अवस्था में आ जाता है। कैसी अवस्था है, यहाँ ठोस अवस्था है, और जब ठोस अवस्था है तो यहाँ द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब भूकंपीय तरंगें गति करती हैं तो यहाँ घनत्व बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ जाने के कारण उनकी गति भी बढ़ जाती है। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं आप लोगों को, जब गति बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, तो देखते हैं कि गति में यहाँ परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का प्रकृति चेंज हो जाती है, और ये यहाँ पे फिर से इनकी गति में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई। जो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, इसको भी पूछा जाता है। कौन सी ये भाग है, इसको कहते हैं रेवटी असंबद्धता। याद रखेंगे दोस्तों, रेवटी असंबद्धता। अब ये ठोस भाग है, यहाँ पे भी घनत्व ज्यादा है, और घनत्व ज्यादा है, दाब भी ज्यादा है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। और ये मेंटल का भाग, हमें ध्यान रखना है कि ये जो मेंटल वाला भाग है, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83% भाग सिर्फ और सिर्फ मेंटल में है। यानी कि कौन सा, समस्त पृथ्वी का 83% जो है आयतन मेंटल द्वारा। अगर कहीं दोस्तों यहाँ पूछ दिया जाए कि इसमें जब इतना ये है, अगर पूछ दिया जाए कि मेंटल का द्रव्यमान कितना है, समस्त पृथ्वी के द्रव्यमान का कितने % भाग मेंटल का द्रव्यमान है, बताइए जरा आपको अगर पता हो। तो दोस्तों अगर हम द्रव्यमान की करें बात करते हैं तो ये करीब पहुंचता है 68%, यानी कि आयतन है 83% के आसपास, और वहीं द्रव्यमान जो है यानी मेंटल का वो समस्त पृथ्वी के 68% के आसपास है। आगे आ जाइए। अब देखिए जब बेटा यहां तक पहुंचे, इसके बाद ये हमारा
क्रोड है, इसको हम बोलते हैं क्रोड, या इंग्लिश में इसको हम कोर भी बोल सकते हैं। कोर देखते हैं बेटा ये क्रोड मतलब कोर, ये सबसे अंतिम भाग है। इसको भी वैज्ञानिकों ने इनकी अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा है, इसका ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ऊपरी क्रोड से निचले क्रोड के बीच ये यहाँ पे क्या होता है, दो भाग जो बांटते हैं, इसकी गहराई है 5150 किलोमीटर। ये वाला जो भाग है क्रोड का ऊपरी भाग, जैसा कि बताया, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। जबकि ये वाला भाग जो होता है निकेल प्लस फेरस जैसे लौह चुंबकीय तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो कि ठोस अवस्था में। ये पता कैसे लगता है कि ये द्रव अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में? एक्चुअली जब ये भूकंपीय लहरें यहाँ से उठती हैं तो क्या होती हैं कि इस क्षेत्र में यस तरंगें आके विलुप्त हो जाती हैं, यानी यस तरंगें इस भाग से होकर नहीं गुजर पाती हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यस का छाया प्रदेश, यस लहरों का छाया प्रदेश जो होता है वो शैडो एरिया ऑफ यस वेव्स, वो बताएंगे आगे। तो यहाँ पे इन तरंगों से हमें पता लग जाता है द्रव अवस्था में ये सॉलिड। और ये जो निकेल और फेरस है, ये लौह चुंबकीय तत्व है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है, इसमें एक विद्युत चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और पृथ्वी में क्या होता है कि ये क्षेत्र की वजह से पूरी पृथ्वी एक दंड चुंबक की तरह से काम करने लगती है। यानी कि पूछा जाए भूगर्भ में चुंबकीय गुण कहां से उत्पन्न होता है, उसके लिए कौन सी परत उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे ये कोर या क्रोड, उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये दंड चुंबक की बात करती है। लेकिन ये चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं वो हमारे भौगोलिक ध्रुव के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और इसमें कोड होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे घनत्व बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ यह तरंगें गायब हो जाती हैं, लेकिन पी तरंगों की गति लगातार बढ़ती रहती है और घनत्व भी लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि मेंटल और क्रोड को बीच जो पी तरंगों की गति में असमानता आती है, तो ये असंबद्धता जो पाई जाती है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके बाद यहाँ पे जो तरंगों में अंतर आ जाता है उनकी गति से, तो यहाँ जो पाई जाती है वो लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। पूछा जाता है कि कौन सी असंबद्धता क्रोड को दो भागों में बांटती है, वो है लेहमैन असंबद्धता। चलिए दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि पृथ्वी में कौन सी चीज कितनी पाई जाती है, तो इधर देखते हैं, ध्यान से इधर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर हम भूपर्पटी की बात करें, भूपर्पटी पे कौन सा तत्व कितना पाया जाता है, तो बताया दोस्तों सबसे ज्यादा भूपर्पटी पे ऑक्सीजन O2 पाई जाती है। ये करीब 35% के आसपास पाई जाती है, भूपर्पटी की बात करें। दूसरी अगर अन्य, इसके बाद की जो बात आती है कि अन्य कौन सा है, तो हम बताएंगे कि लोहा, ये 30% के आसपास या फिर पाया जाता है ऊपरपट्टी में। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो हम कर सकते हैं कि सिलिकॉन जो होता है ये करीब 10% के आसपास पाया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा भाग पाया जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा भाग जो पाया जाता है वो लौह है। ये लौह जो है करीब करीब 47% के आसपास पाया जाता है। इसके बाद ये संपूर्ण पृथ्वी यहाँ कर सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी। और इसके बाद जो है सिलिकॉन, ये करीब 27% से लेकर 28% के आसपास पाई जाती है। और फिर एल्यूमिनियम ये लगभग 8% के आसपास पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भूपर्पटी पे कौन सा तत्व कितने परसेंट पाया जाता है और संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा तत्व कितना पाया जाता है। दोस्तों ये तो हुआ कुछ संक्षिप्त में जानकारी, इसको आप देखिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पूरा समझिए। और भी बहुत कुछ बताना है, नेक्स्ट टाइम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं जो इससे संबंधित हैं, और आप लोग उसको करें, और नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, देखिए और बताइएगा क्या आंसर है। पहला क्वेश्चन है, मेंटल वाला भाग पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, बताइए कितना है, आप लोग बताइए सभी लोग कि कितना आयतन है। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा
83%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? जल्दी बताइए। गुटेनबर्ग असंबद्धता अभी बताया है, ये पाया जाता है निचली मेंटल यानी मेंटल तथा क्रोड के बीच। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एस्थेनोस्फीयर कहां पाया जाता है? बताइए। मेंटल का ऊपरी भाग अर्थात ऊपरी मेंटल को एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जहां पे समैनी ऊर्जा तरंगें वगैरह चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी की सतह पर आने वाला मैग्मा का स्रोत, यानी कि पृथ्वी पर जो मैग्मा आता है वो पृथ्वी के किस भाग से आता है? जो सतह पर मैग्मा आता है, चलिए इसका भी आंसर होगा एस्थेनोस्फीयर। स्फीयर यानी कि मेंटल का ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड का घनत्व कितना है? बताएं दोस्तों। यानी सबसे ज्यादा अगर घनत्व है तो पृथ्वी के क्रोड का ही घनत्व होता है, ये पहुंच जाता है करीब 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 12 से 13 कर सकते। अगला है, पी तरंगों की गति सर्वाधिक किस भाग में होती है? जाहिर सी बात है, जहां घनत्व सबसे ज्यादा होगा वहां भूकंपीय तरंगों की गति भी ज्यादा होगी, तो बस वही आंसर है। कहां घनत्व ज्यादा होता है? क्रोड में, तो क्रोड या कोर। अगला है, पृथ्वी का बाह्य कोर किस अवस्था में है? क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताया था, बताइए जल्दी से। यस, बिल्कुल सही है, तरल अवस्था में पाया जाता है, जहां पे ये तरंगें गति नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व क्यों है? अभी डिस्कस किया, क्योंकि यहां पर निकिल एवं फेरस जैसे लौह चुंबकीय यानी चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, क्रोड का द्रव्यमान समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत है? अब देखिए, क्रोड का द्रव्यमान की बात कर रहा है कि यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना? तो इसका द्रव्यमान जो होता है समस्त का करीब 16%। आगे आ जाइए, संवहनी ऊर्जा तरंगें किस भाग में उत्पन्न होती हैं? सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी संवहनी ऊर्जा तरंगें अभी डिस्कस किया था, एस्थेनोस्फीयर या ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल वाले भाग में। अगला क्वेश्चन, महासागरों की तलहटी किस प्रकार की चट्टानों से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैसाल्टिक, क्षारीय होती है स्वभाव में, लावा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है, महीन द्रव्यधार होती है। जीवाश्मों की आयु किस विधि से मापी जाती है? कल मैंने पूछा था पृथ्वी की आयु किस विधि से निकालते हैं, आज क्वेश्चन जीवाश्मों की आयु किस विधि से मापते हैं, क्वेश्चन है। तो ये कार्बन डेटिंग विधि से, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। दोस्तों ये रहे क्वेश्चंस आपके, और देखिएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। और अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके आप लोग फिर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। यहाँ बहुत गर्मी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।